नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग के लिए टॉप 10 प्रश्न, जिन्हें अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ जाएगा और आप रीजनिंग की आसानी से इसके माध्यम से मॉक टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आप इसमें से 10 प्रश्नों में से कितने सही प्रश्न कर पाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न ये है, तो जो ही प्रश्न आपके सामने आए वीडियो को रोक दीजिए, खुद से रफ और पेन लेकर बैठिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए तो आप वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो यहां पर पंक्ति में बाएं से गणेश, तो ये देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आप जानते ही होंगे, और नहीं देखते हैं तो समझ लीजिए। जब ऐसा प्रश्न दे कि एक लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का गणेश का क्रम 12वां तथा दाएं से राजन का क्रम 15वां है। जब वे आपस में स्थिति परिवर्तन कर लेते हैं, जब ऐसा स्थिति परिवर्तन वाला प्रश्न हो, जब स्थान अदला बदली वाला प्रश्न हो, स्थानांतरण वाले प्रश्न हो, और लास्ट में पंक्ति में कितने लड़के या और लास्ट में कुल संख्या अगर पूछी जाए, तो कुल संख्या जब पूछी जाए और स्थान अदला बदली वाला प्रश्न हो, तो आप क्या करिए, सबसे पहले नीचे आ जाइए। इसका ट्रिक मैंने लिखाया था, यहां पे मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। नीचे आ जाए और देखिए कि राजन का अंत में नीचे सरक के और देखिए लिखा है राजन का दाहिने से 20वां, यानी कि राजन का क्या स्थान है, राजन का है 20वां स्थान। किधर से, तो दाएं से। ठीक, किधर से है, दाएं से। राजन का स्थान दाएं से 20वां। अब राजन का आपने स्थान नीचे देखा है जाकर तो 20वां था, तो ऊपर जाकर राजन के विपरीत में जो नाम लिखा हुआ है, यानी राजन को छोड़ के दूसरे व्यक्ति का जो स्थान लिखा हुआ है उसे ही आप देख लीजिए। तो ऊपर हम लोग राजन का क्रम 15वां, तो इसको नहीं देखना क्योंकि नीचे आपने राजन का स्थान लिया है, तो राजन के अलावा जो नाम है यानी कि गणेश का क्रम बाएं से 12वां, यानी कि जो प्लस गणेश जो है बाएं से क्या है, 12वां है। कुल मिला के आपको नीचे जो जिस व्यक्ति का नाम स्थान दिया है उसके अपोजिट वाले का स्थान ऊपर जाकर देख लेना है। यानी नीचे अगर ए का स्थान है तो ऊपर बी का देख लेना है, नीचे राम का स्थान दिया है तो ऊपर जाकर श्याम का स्थान देख लेना है, अपोजिट वाले का स्थान देख लेना है। और आपको ट्रिक पता ही है, तो दोनों ही का स्थान जोड़ के और -1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20, 10, 30, 2, 32, और 32 में से 1 निकाल देंगे तो हमारा आंसर 31 निकलकर सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, अब देखिए, यह प्रश्न ऐसा है कि अगर आपने परीक्षा से पहले इसे हल किया है तब तो लगा लेंगे, लेकिन यह प्रश्न ऐसा नहीं कि पहली बार आप देखें और तुरंत सही उत्तर तक पहुंच जाए बिना कभी हल किए हुए। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था इसको, तो अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो तो होंगे तो आराम से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। फिर भी अगर नहीं देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ऐसे प्रश्न जब आ जाए, लिखा है चेयर्स में अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। तो समझ ही में नहीं आता कि पूछ क्या रहा है, समझ में उन्हें ही आता है जो पहले से ऐसे प्रश्नों को हल कर चुके होते हैं। खैर, इसमें बस आपको यही याद रखिएगा कि बाएं से भी चेक करना है, दाएं से भी चेक करना है। क्या करना है, बाएं से भी चेक करना है और दाएं से चेक करना नहीं भूलना है। कुछ लोग सिर्फ बाएं से ही चेक करते हैं, प्रश्न आने के बावजूद ये भूल जाते हैं कि दाएं से भी चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, तो देखिए यहां पर सीखिए। देखिए, सी को आप टिक कर लीजिए नीचे, सी को हमने नीचे टिक कर लिया। अब सी के बाद बाएं से दाएं हम लोग पहले चेक करें, बाएं से दाएं, तो सी के बाद क्या आता है, डी, लेकिन यहां डी नहीं लिखा हुआ है। देखिए, सी के बाद डी आता है, डी नहीं लिखा हुआ है। जो मैं बोलूं वही अगर अक्षर दिखाई दे तो समझिए कि एक समीकरण बन गया, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सी से पढ़ना शुरू करेंगे, सी के बाद डी नहीं लिखा हुआ है, ई नहीं लिखा है, एफ नहीं लिखा हुआ है, जी नहीं लिखा हुआ है, एच नहीं लिखा हुआ है। यानी सी से हमने पढ़ना शुरू किया तो कोई अक्षर ऐसा नहीं था जो मैं बोलूं वही रहे। अब एच को टिक कर लीजिए, एच से चेक करेंगे तो एच के बाद क्या आता है, आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है। देखिए फिर से जी एच है तो आई यहां है लेकिन यहां है, एच के बाद आई यहां बोल रहे हैं लेकिन आई यहां है, तो ये नहीं कि ये बन गया। तो एच के बाद फिर से चेक करें, एच के बाद आई नहीं है,
जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है। अब हम लोग ए को चेक करेंगे। एक के बाद क्या था, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। अब हम लोग आई से चेक करते हैं। आई के बाद जे, के नहीं है, आर के बाद एस है। जब हम लोग आर से चेक किए तो आर के बाद एस है, यानी कह सकते हैं आर और एस के बीच में वर्णमाला में कोई अक्षर नहीं होता है, यानी कि तुरंत होता है। तो यहां भी आर के बाद एस तुरंत ही है, यानी कि एक समीकरण हमारा बन गया। तो ये मैं समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा हूं। सी एच, जब आप सीख जाएंगे तो ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होगी, 10 सेकंड में आप आराम से उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अब इतने ही से भूल नहीं जाना कि एक को टिक कर देना। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं कि दाएं से भी चेक करना होता है। बस इतना ही याद रखिएगा, दाएं से भी चेक करना होता है, बाएं से तो याद रह ही जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाएं से कोई ना मिले, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बाएं से 3 मिल जाए और दाएं से 1 भी ना मिले, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दाएं से ही मिल जाए, बाएं से ना मिले, यानी कुछ भी संभव है। या हो सकता है बाएं से भी 1 भी ना मिले, दाएं से भी 1 ना मिले, तो शून्य को आप टिक कर देंगे, विकल्प तो है ही। अब हम लोग दाएं से चेक करते हैं, दाएं से तो एस को टिक कर लेते हैं। टिक इसलिए कर लेते हैं कि भूल ना जाए कि कहां से हमने चेक किया था, कौन बचा हुआ है। तो एस के बाद टी नहीं है, यू नहीं है, वी जो बोल रहा हूं अगर वही लिखा रहा है तो समझिएगा कि बन गया, नहीं तो नहीं बना। फिर से देखिए, इसके बाद अब यही तेज से भी कर सकते हैं। अपनी आंखों को अक्षर पे रखिए और देखते रहे कि जो बोल रहे हैं वही है तो वहीं रुकिए, नहीं तो तेज से आगे बढ़िए। एस है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना, आर है तो एस टी यू वी नहीं बना, आई है जे के एल नहीं बना, ए है बी सी बन गया। देखिए ए के बाद बी नहीं है लेकिन सी अपनी जगह पर है, यानी इसी को यहां पर लिखा है कि ए और सी के बीच में वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं यहां पर उतने ही अक्षर, क्योंकि सी और ए और सी के बीच में एक ही अक्षर होता है, यहां भी एक ही अक्षर है। यही चीज यहां पे कह रहा है। तो ए के बाद सी बन गया, एच के बाद अब नहीं बना, यानी कि यहां एक और बन गया। तो टोटल मिला के हो गया 2, हमारा आंसर हो गया 2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को रोक दीजिए, रफ पे आप प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। ज्यादा समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। आप स्क्रीन पे ऐसे 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 करेंगे तो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जो प्रश्न बहुत आसानी समझ में उसको ऐसे ऐसे थोड़ा बढ़ा के आगे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण जानते ही ब्लड रिलेशन के प्रश्न हल करते हैं तो कि दक्षिण नीचे को कहा जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब दक्षिण की तरफ चेहरा कर देंगे तो आपका दायां इधर होगा, लेकिन जो व्यक्ति दक्षिण की ओर चेहरा है उसका दायां इधर होगा। तो थोड़ा सा प्रश्न हल करने में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा जो हम लोग बनाते हैं वो चेहरा उत्तर की तरफ रख कर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि दायां हमारा भी इधर हो और प्रश्न में जो बैठा है व्यक्ति उसका भी दायां इधर हो, इसलिए हमें दाएं बाएं में बैठाने में कोई दिक्कत ना होने पाए। तो इसलिए भले ही वह दक्षिण बोल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दक्षिण में ही चेहरा कर लेंगे, बल्कि उत्तर में ही चेहरा करके प्रश्न बनाएंगे। और बाद में अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला प्रश्न होता है तो पूरे ही चित्र को हम लोग ऐसे 180 अंश घुमा देंगे और जो जो होगा हम लोग बता देंगे। अगर उसके दाएं बाएं पूछता है तो ऐसा क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए यहां पर ए है यहां पर बी है, तो अगर हम लोग इसको घुमाएंगे तो बी इधर हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा। अब यानी कुल मिलाकर जैसा प्रश्न होगा वैसा हम लोग इसको घुमा के उत्तर दे लेंगे। पहले आराम से हम लोग उत्तर की तरफ चेहरा करके बैठा लेते हैं। तो उत्तर की तरफ हम लोग चेहरा बैठाते हैं, लास्ट में उल्टा कर लेंगे अगर कोई दिक्कत होगी तो। अगर कुछ ऐसा पलटने वाला प्रश्न होगा दाएं बाएं वाला तो, नहीं तो ऐसे भी आंसर आएगा। दिव्या पंक्ति के एकदम बाएं है तो बायां हाथ हमारा इधर है। अगर यही हम लोग दक्षिण की तरफ चेहरा करके बनवाते तो बायां हाथ इधर हो जाता। चाहे तो आप दक्षिण की तरफ चेहरा करके बनवा लीजिए, अगर आपको कोई लग रहा है डर कि प्रश्न कहीं गलत ना हो जाए तो आप ऐसे इधर बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम लोग उत्तरी की तरफ बनाते हैं। दिव्या एकदम बाएं है तो दिव्या को एकदम हम लोग बाएं थोड़ा सा मोटा कर दें ताकि आपको स्पष्ट दिखे। दिव्या एकदम बाएं हो गई, इसको गोले में घेर दिया इसलिए ताकि याद रहे कि अब इससे इधर किसी को नहीं बैठाना है। और मिथिलेश दाएं नहीं है, दाएं से 5वें स्थान पर है। मिथिलेश क्या है? दाएं से, ये इधर दाएं है तो मान लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5वें स्थान पर है। कौन? मिथिलेश। देखिए इधर से, यहां से 1 2 3 4 5, ये कौन है? मिथिलेश है। मिथिलेश यहां बैठा है, दाएं से 5वें स्थान पर मिथिलेश है। मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है तो मिथिलेश के दाएं नम्रता है, यानी कि यहां पर है। नम्रता यहां पर हो गई और 3 बच्चे उसके दाएं हैं, यानी कि नम्रता के। देखिए मिथिलेश के तुरंत बाएं नम्रता है
और 3 बच्चे उसके दाएं है, यानी नम्रता के दाएं 3 बच्चे हैं, तो 1 2 3 सही है, 3 बच्चे है ही अपने आप ही। यदि नम्रता और दिव्या के बीच 6 बच्चे हैं, कह रहा है यदि नम्रता और दिव्या के बीच 6 बच्चे, तो नम्रता कौन है, तो ये है, और दिव्या कौन है, तो ये है। यदि इसके इन दोनों के बीच यदि 6 बच्चे हैं, तो देखिए अभी तो ये एक ही बच्चा दिखाई दे रहा है, तो 6 बच्चे हम लोग यहां पे 1 बच्चा या 2 बच्चा या 4 या 6 नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहां पे प्रश्न में लिखा था कि मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है, तो बीच में हम लोग किसी को नहीं बैठा सकते, लेकिन 6 बच्चे करने के लिए नम्रता और दिव्या के बीच में 6, यानी कि नम्रता और दिव्या को छोड़कर बताना है, नम्रता और दिव्या के बीच में, यानी एक ये है ही, तो 2 3 4 5 और ये 6 जगह थोड़ा छोटा पड़ गया। देखिए फिर से दिव्या और ये नम्रता जो है इनके बीच में इनको छोड़कर कितने 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। अब क्या कर रहा है, तो पंक्ति में कुल कितने, तो गिन लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी टोटल पंक्ति में कितने 11 विधि। कैसे हम लोगों ने प्रश्न को लगाया, चित्र विधि से, प्रत्यक्ष चित्र विधि से हमने प्रश्न को सॉल्व किया, तो हमें पता चला आंसर है 11, जो कि विकल्प सी में है। देखिए ये भी पैटर्न रिपीटेड है, इस पैटर्न पर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में। एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास, सफल होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान, गुड्डू जो है, गुड्डू का स्थान लिख लेते हैं यहां पे हम लोग, गुड्डू का स्थान आप लिखिएगा मत परीक्षा में नाम वगैरह। गुड्डू का ऊपर से स्थान क्या है, 16वां है, तथा नीचे से क्या स्थान है, 29वां है। तो ये कौन है गुड्डू जो है, जो इसमें नाम है, ये गुड्डू व्यक्ति है जो यही गिनने पर नीचे से 29वां और यही व्यक्ति ऊपर से गिनने पर 16वां है, और ये उत्तीर्ण छात्रों की पंक्ति है। कैसे छात्रों की पंक्ति है, उत्तीर्ण, यानी जो केवल सफल है उनका ये लिस्ट है, पूरे स्कूल के छात्रों की लिस्ट नहीं है। स्कूल में टेस्ट में भाग लेने वाले और भाग लेने के बाद जो सफल हुए, पास हुए, उत्तीर्ण हुए, केवल उनकी ये सूची है, सफल छात्रों की सूची है। तो इसमें जो गुड्डू है, ये गुड्डू, इसका स्थान जो है नीचे से 29वां गिनेंगे तो, अगर ऊपर से गिनेंगे तो ये 16वां है। तो आपको पता ही होगा किसी एक लाइन में अगर एक व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान पता चल जाए और अंत से स्थान पता चल जाए, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे ये बताना बिल्कुल आसान होता है। क्यों, उस व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान दोनों को जोड़कर एक घटा दीजिए, वही उस व्यक्ति की कुल संख्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 29 और 16 जोड़कर एक घटा देंगे, तो 9 6 15 2 1 3 1 4, और इसमें से एक घटाने का नियम मत भूलिएगा, तो 45 में से घटा लेंगे तो हमारा यहां पर 44 आ जाएगा। यानी कि उत्तीर्ण लोग कितने हैं, 44। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं, 44 लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, तो उत्तीर्ण छात्र है, कुल उत्तीर्ण छात्र। अब इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं, तो 44 छात्र उत्तीर्ण है, सफल है, लेकिन टोटल छात्र ये नहीं है, केवल स्कूल में जितने लोग पास हुए उनका ये टोटल संख्या पता चला है। अब 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया, और लास्ट में पूछा रहा है कि कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कक्षा में जो फेल है वो भी बताना पड़ेगा, जो पास है वो भी बताना पड़ेगा, जो उस दिन परीक्षा में भाग ही लेने नहीं आया ही नहीं था, बीमार था, उसको भी जोड़ के बताना पड़ेगा। तो 44 तो पास थे और 6 प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए, लेकिन वो पढ़ते हैं, भाग नहीं लिए लेकिन वो स्कूल में पढ़ते, इसलिए इनको भी जोड़ना पड़ेगा। और 5 अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि टेस्ट में भाग तो लिए लेकिन वो फेल हो गए, सीधे सीधे फेल कहे, अनुत्तीर्ण का मतलब यानी वो फेल हो गए। तो अब टोटल जोड़ेंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगा कि इस कक्षा में कितने लोग हैं। तो 44 और 6 यहां पर हो जाएगा 50, और 50 5 हो जाएगा 55, और यही 55 जो है हमें आंसर दे देगा, जो कि विकल्प बी में दिखाई देता है। यह भी हमने चित्र विधि से हल किया, जो कि सबसे आसान है, थोड़ा सा समय लग भले जा रहा हो। किसी निश्चित भाषा में इसको ये लिखा जाए, इसको ये लिखा जाए, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए, एक के बदले में एक दे और डायरेक्ट अब पूछ ले कि तब इसके बदले में क्या होगा, तब तो कोडिंग डिकोडिंग का साधारणतः प्लस माइनस वाला प्रश्न होगा। लेकिन इसके बदले में ये, फिर इसके बदले में ये, और फिर उसके बाद
पूछे कि तब इसके बदले में क्या होगा, यानी कि एक समीकरण देकर पूछे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन दो समीकरण दे के तीसरा समीकरण पूछे कि क्या होगा, तो ज्यादा उम्मीद है कि हूबहू वाला प्रश्न है। ज्यादा उम्मीद है कि हूबहू वाला प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? हूबहू वाला प्रश्न है, क्योंकि यहां पर देखिए एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। दो समीकरण देने के बाद अब तीसरा समीकरण पूछ रहा है, इसका मतलब हूबहू वाला प्रश्न होने का शक कर लीजिए तुरंत पर प्रश्न पे। और ये शक तब और कंफर्म हो जाता है जब इसमें जितने अक्षर मौजूद है, यानी ROCHEL, तो ROCHEL ये सारे अक्षर कहीं ना कहीं ऊपर मौजूद हो तो ये शक और गहरा हो जाता है। और तीसरा ये शक और कॉन्फिडेंस में बदल जाता है कि जब आप इसका जो कोड ला रहे हैं वो विकल्प में मौजूद हो तब तो 100% है कि वो प्रश्न हूबहू वाला है। सब कुछ कर ही के क्या करेंगे, अगर लास्ट में विकल्प में वो जो ला रहे हैं आंसर वो विकल्प में ही ना हो तो यानी कि आपको कुछ और सोचने की जरूरत है। खैर हम लोग इसका आंसर निकालते हैं, इतना बात करने की जरूरत इस प्रश्न पे नहीं थी। तो हम लोग ऊपर जाके R का कोड खोजते हैं। तो R क्या है यहाँ पे, या तो 1 2 3 चौथे नंबर पे देख लीजिए, 1 2 3 चौथे नंबर पर 6, या इसमें तीसरे नंबर पर R है तो इसमें 1 2 3 इसमें भी 6 ही है, यानी कि हर जगह R का कोड वही है, यानी कि R का कोड हो गया 6। अब हम लोग O का कोड ढूंढते हैं, तो O लास्ट से तीसरा देख लेते हैं, आसानी होगा। लास्ट से तीसरा 9 है, यानी 9। अब हम लोग C का देखते हैं, तो C 1 2 3 4, लास्ट से चौथा 1 2 3 4, यानी कि ये हमें ढूंढना था H का, तो H शुरू से दूसरा है, शुरू से दूसरा 5 है। फिर हमें ढूंढना है E का, तो E लास्ट में है, इधर E 7 है। L का ढूंढना है, L लास्ट में है, इधर लास्ट में 3 है, यानी 3 हो गया। यानी हमें क्या निकल के आया, तो C का कोड यहां पर गड़बड़ हो गया है, यहां पे C का कोड होगा 4। अब H का कोड यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक अंक छूट गया था, यहां पर 4 आएगा, यानी कि 69 45 73, 69 45 73, यानी हमारा आंसर हो गया A। थोड़ा सा हमने कंफ्यूजन हो गया इसलिए आंसर थोड़ा सा विलंबित हो गया, दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब ये न्याय वाक्य का प्रश्न है, तो इसके लिए हम लोग कौन सी विधि सीखे हैं, तो वेन आरेख विधि सीखे हैं। पहले का चित्र हम लोग बनाते हैं, कुछ इमारतें झोपड़ियां हैं, तो कुछ इमारतें क्या हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग, इमारतें क्या हैं, झोपड़ियां हैं। कोई बात नहीं, कुछ वाला चित्र ऐसे ही बनता है। सभी कॉलेज गांव, देखिए कॉलेज लिखा है, गांव लिखा है, तो कॉलेज और गांव ये जो दो शब्द है इसमें से कोई एक शब्द यहां पे मौजूद नहीं है पहले से, यानी ये वाला जो लाइन है इसके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इन दो कॉलेज और गांव में से कोई एक शब्द यहां मौजूद होता तो हम लोग आसानी से जोड़ लेते। तो इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रख दीजिए। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, उसके बाद इसको लेंगे तो अपने आप जुड़ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ गांव इमारतें हैं, कुछ गांव यानी ये गांव, कुछ गांव क्या है, इमारतें हैं, तो ऐसे बना ली हम लोग, कुछ गांव इमारतें हैं। अब आपको यह भी याद आ रहा होगा कि ये जलेबी जैसा जो चित्र है, तो मैंने न्याय वाक्य में बताया था कि जब भी ऐसा जलेबी जैसा चित्र बनता है तो एक और चित्र ऑटोमेटिक बनता है जिसका वो इमरती होता है, यानी कि जब भी ऐसा जलेबी बनेगा तो इमरती ऐसा जरूर बनेगा। तो एक इसको दिमाग में रखिएगा कि जलेबी बना है तो बाद में एक और चित्र बनेगा जिसमें इमरती भी बनेगा। अब खैर जो छूटा हुआ था इसको हम लोग लेते हैं। सभी कॉलेज गांव है, जो सभी वाला शब्द रहता है, ये सभी वाला देखिए इसी पे बन गया, सभी वाला भीतर रहता है अगले शब्द के, देखिए इसी पे बन गया, सभी कॉलेज गांव है, यानी कॉलेज भीतर रहेगा किसके, गांव के, तो यानी कि इसके भीतर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉलेज। भीतर क्या होगा, कॉलेज। अब लिख के पढ़ लीजिए फिर से, सभी कॉलेज गांव में, तो देखिए कॉलेज भीतर गांव बाहर हो गया। ये हो गया कॉलेज, लीजिए हरे से हो गया कॉलेज। अब सबको पढ़ के चाहें तो कंफ्यूजन हो अगर, तो सबको पढ़ के चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। कुछ इमारतें झोपड़ी हैं, इमारतें झोपड़ी हैं। सभी कॉलेज गांव है, तो सभी कॉलेज देखिए गांव से घिरा है। कुछ गांव इमारतें हैं, तो कुछ गांव इमारतें हैं। अब जो जलेबी इमरती बनना, पहले तो जब जलेबी इमरती बने तो पहले सभी वाला चित्र उतार लिया करिए आसानी के लिए। तो सभी वाला चित्र क्या है, ये भीतर में देखिए कॉलेज। दूसरा प्रकार जब बताया गया था
न्याय वाक्य में जब दो प्रकार से चित्र बने तो दो प्रकार से बनाना अनिवार्य होता है, और जब तक निष्कर्ष दोनों में सही साबित नहीं हो तब तक निष्कर्ष को सही नहीं बोलेंगे। तो भीतर में कॉलेज, बस इसी को हम लोग उतार रहे हैं, इसको और इसको, और बाहर वाले में गांव। अब देखिए इमारत है और ये झोपड़ियां हैं, तो देखिए गांव इमारत झोपड़ियां, गांव इमारत झोपड़ियां में क्या है, जलेबी है। किसमें किसमें जलेबी है, तो गांव इमारत झोपड़ियां। तो गांव और इमारत और झोपड़ियां को हम लोग इमरती बना देंगे, तो इसमें से लिख दीजिए झोपड़ियां कोई एक, और एक लिख दीजिए इमारत। तो ऐसा ये चित्र बन गया। हम लोग निष्कर्ष चेक करते हैं, सभी गांव इमारतें, यानी गांव और इमारत में क्या सभी वाला चित्र है, गांव और इमारत में जो है कुछ कुछ वाला चित्र बन सकता है, सभी वाला तो बन ही नहीं सकता है, इसलिए गलत है। कुछ गांव झोपड़ियां, गांव झोपड़ियां में कुछ कुछ वाला चित्र है, तो ये गांव है और ये झोपड़ियां है। कुछ गांव झोपड़ियां है, तो कुछ गांव झोपड़ियां, देखिए यहां से बाहर से निकल जा रहा है, ध्यान से देखिए। जो पहला चित्र है ये गांव है और ये झोपड़ियां है, तो पहले चित्र में देखिए यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है, इसमें तो गांव और झोपड़ियां सही है, इसमें जो है गांव झोपड़ियां कुछ कुछ सही है, लेकिन इस वाले चित्र में गांव से झोपड़ियां दूर हो गया है, इसलिए ये वाले से सही निष्कर्ष नहीं है, और इस वाले के हिसाब से सही है। लेकिन एक ही से सही और एक से गलत का मतलब गलत होता है, जब तक दोनों में निष्कर्ष सही नहीं होगा नहीं माना जाएगा। कुछ झोपड़ियां कॉलेज है, तो झोपड़ी ये है और कॉलेज ये है, तो झोपड़ी कॉलेज से दूर है, तो इसके हिसाब से गलत। और कुछ झोपड़ी गांव है, तो इसके हिसाब से सही है, लेकिन गलत सही बराबर गलत होता है। कुछ इमारतें गांव है, तो देखिए ये इमारतें हैं, दूसरे पेन से देख लीजिए, ये इमारतें हैं और ये क्या है, गांव है, ये वाला, ये इमारतें हैं ये गांव है, तो इसमें भी कुछ इमारतें गांव है, और इसमें कौन है, तो इसमें ये इमारतें हैं और ये गांव है, यानी इसमें भी ये जो क्षेत्र है कॉमन है, यानी दोनों ही के हिसाब से सही, इसलिए ये वाला केवल अंतिम निष्कर्ष जो है वो हमें सही मिलता है, यानी कि चौथा वाला निष्कर्ष केवल सही है। तो देखिए सी में लिखा हुआ केवल चौथा अनुसरण करता है, तो यही सी हमारा आंसर हो जाता है। हेमंत ने नैतिक से कहा, यानी कि कुल मिला के ब्लड रिलेशन का इशारा वाला ये प्रश्न है। हेमंत ने नैतिक से कहा, बोलने वाला कौन है, हेमंत, बोलने वाला कौन है, हेमंत, और किससे बोल रहा है, तो नैतिक से, यानी कि नैतिक की तरफ इशारा करके हेमंत बोलता है, वह लड़का यानी किसी और से बोल रहा है, यानी 3 पर्सन इसमें, बोलने वाला हेमंत है, नैतिक से बोल रहा है, और इशारा किसकी तरफ है, उस लड़के की तरफ, यानी ये वह लड़का, यानी ये क्या है, लड़का। क्या है ये लड़का, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, इतना बड़ा करता है इसका, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, यानी ये फुटबॉल वाला लड़का जो है, इसी का परिचय दिया जा रहा है। वह मतलब फुटबॉल वाला लड़का, वह अब क्या परिचय दिया जा रहा है, तो लास्ट में देखिए इस जिसकी तरफ इशारा इसी की तरफ इशारा है, तो यही जिसकी तरफ इशारा होता है वही अंतिम रिजल्ट से जुड़ता है। जिस व्यक्ति की तरफ इशारा होता है वही अंतिम रिजल्ट के से जुड़ता है। अंतिम रिजल्ट का मतलब जहां कहानी खत्म होगी वहीं पे उसको लिखना होता है, सीधी सी बात। मेरे पिता, मेरे शब्द कौन कहता है, वाक्य को कहने वाला, वाक्य को कहने वाला हेमंत है, तो मेरे पिता यानी कि हेमंत के पिता, हेमंत के पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से, बेटी के 2 भाई, तो एक भाई तो यही अगल बगल दिख रहा है तो यही है, एक और भाई होगा तो इधर बना लेते हैं, खैर 2 भाई हो गए। देखिए फिर से, मेरे पिता, तो मेरे कौन कहेगा, हेमंत वाक्य को बोल रहा है, यानी हेमंत, मेरे पिता यानी हेमंत के पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में सबसे छोटा है, तो एक भाई तो यहां दिख रहा है और एक भाई वो सबसे छोटा, यानी कि छोटा वाला ये है और बड़ा वाला यानी कि भाई इसका ये है, और यहीं पे कहानी रुक गई। तो जहां पे कहानी रुकती है वहीं पे किसको लिखा जाता है, जिसकी तरफ इशारा होता है, यानी कि यहीं पे लड़के को लिखना आपको नहीं भूलना है। यही वो लड़का है जो क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलने वाला लड़का यही है। अब क्या पूछ रहा है, हेमंत
लड़का हेमंत से जिस नाम के आगे से लिखा रहता है वहीं से चलना होता है और कहां पहुंचना होता है, तो जो एक नाम पूछ रहा है उसकी तरफ। यानी ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है, किसके हिसाब से, तो इस हेमंत के हिसाब से। तो इसके बगल में है तो इसकी बहन है, और ये भी इसके बगल में ही अपनी ही पीढ़ी में है, तो यानी ये इसका खास अपना भाई है, सहोदर भाई है। हमारा आंसर हो गया बी। सुश्री चंदा कहती हैं, ये भी देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न, लगातार 2 प्रश्न आ गए यहां पे। सुश्री चंदा कहती हैं, क्या कहती हैं भाई, लक्ष्मी के पिता, चलिए बना देते हैं। सुश्री चंदा, देखिए बोलने वाली कौन है, तो चंदा है, बोल रही, देखिए मुंह से बोल रही है ऐसे। सुश्री चंदा क्या बोल रही है कि लक्ष्मी के पति, तो लक्ष्मी बना लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी के पति, तो लक्ष्मी के पति यानी माइनस, पति मतलब प्लस, यानी ये क्या है, इसकी पत्नी है। लक्ष्मी के पति क्या है, देखिए मेरी से शुरू होता है सरलीकरण, तो इशारा किसकी तरफ है, तो लक्ष्मी के पति की तरफ इशारा है। लक्ष्मी के पति का परिचय दिया जा रहा है, लक्ष्मी के पति का परिचय दिया जा रहा है, यानी इनकी तरफ इशारा है, और जिसकी तरफ इशारा है होता है वही अंतिम रिजल्ट के पास रखा जाता है, लिखा जाता है, जुड़ जाता है। मेरे दादा के, मेरे का मतलब मेरे कौन किसके लिए बोला जाता है, तो वाक्य को कहने वाला, तो वाक्य को कहने वाला कौन है, तो सुश्री चंदा। तो मेरे दादा यानी कि यही व्यक्ति का अंतिम परिचय दिया जाएगा, लास्ट में रिजल्ट यहीं से जुड़ेगा। कौन है ये व्यक्ति, इसी का परिचय बता रहा है। ये व्यक्ति कौन है, ये जो है जो देख रहा है ये व्यक्ति ऐसे, ये व्यक्ति कौन है तो इसका परिचय अब दिया जा रहा है। यहीं पे आंख बना दे, टीका लगा दे, दांत बना दे, तो ये व्यक्ति कौन है तो मेरे दादा यानी कि चंदा के दादा, दादा यानी कि 2 पीढ़ी ऊपर ले जाना पड़ेगा, चंदा के दादा यानी पिता के पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि यहां पे इकलौते पुत्र हैं, यहीं पे गाड़ी रुक गई, तो यहीं पे गाड़ी रुक गई, यानी कि यही इसी को यहां पे लिखना था। तो हम लोग थोड़ा पीढ़ी सुधार लें, यानी चंदा एक पीढ़ी नीचे रहेगी, चंदा फिर से बना देते हैं हम लोग। ये कौन है, ये व्यक्ति जो है वो कौन है, तो मेरे दादा यानी चंदा के दादा यानी कि पिता के पिता का इकलौता पुत्र है, यहीं पे रुक गई कहानी, इकलौता पुत्र है यानी यही, यानी इसको थोड़ा सा बढ़ा के हम लोग यहां तक लाते, यही है ये व्यक्ति दोनों एक ही हैं। तो अब क्या कह रहा है कि सुश्री चंदा लक्ष्मी से, तो लक्ष्मी से जहां पे से कहता है वहीं से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं और बताते हैं किसको, जो अगला नाम है सुश्री चंदा लक्ष्मी से, यानी कि सुश्री चंदा कहां है, यहां पर है, यानी इनको बताना है कि ये कौन है। तो ये क्या है, पति हैं, और पति की ये लड़की है, नाम से पता चल रहा है, तो पति की ये लड़की है, तो पति की लड़की कहिए चाहे इसकी लड़की कहिए, बात एक ही, यानी कि पति की लड़की यानी लक्ष्मी की भी ये क्या है, लड़की है, यानी कि पुत्री है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अनन्या पूर्व की तरफ यानी कि दिशा परीक्षण का प्रश्न है। प्रश्न जो ही एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि किस चैप्टर से प्रश्न है, किस टॉपिक से प्रश्न है, और उसी के हिसाब से जो ही आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा ट्रिक आपको लगाना है जो आपके प्रश्न का आंसर जल्दी से जल्दी दे पाए। अनन्या पूर्व की तरफ चलती, तो पूर्व जानते ही है, इधर चला दीजिए 3 किलोमीटर, चला के तीर का मुंह बना के लिख दीजिए 3, और जब कहे दाएं क्लॉकवाइज 90 अंश मोड़िए, जब कहे बाएं एंटी क्लॉकवाइज मुड़िए। चलती है फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ जाती है, और 1 किलोमीटर चलती है, यानी थोड़ा सा चला दीजिए, दूरी लिख दीजिए, चलती। अब वो प्रारंभिक स्थिति से का मतलब होता है सापेक्ष स्थिति का, यानी प्रश्न है, तो जिस नाम के आगे से लिखा रहे वही प्लस का निशान बनाकर देखिए, वहीं खड़े होकर देखिए, उसी की छत पे खड़े होकर देखिए। तो प्रारंभिक स्थिति के आगे लिखा हुआ से, तो प्रारंभिक स्थिति ये है, तो यहीं पे प्लस का निशान बना दीजिए और यहीं पे खड़े होकर देखिए कि अगला जो अंतिम दिशा है वो किधर है, तो ये दिशा है, तो ये है पूरब और ये है दक्षिण, और दक्षिण पूरब के बीच में है, तो हो जाएगा हमारा आंसर दक्षिण पूर्व, यानी आंसर हो गया ए। बेहद आसान प्रश्न है। देखिए यहां पर एक समीकरण ये है और फिर एक समीकरण और है,
उसके बाद पूछ रहा था, तुरंत शक करिए कि 2 समीकरण दे के तीसरा पूछ रहा है, यानी हूबहू वाला प्रश्न है। हूबहू वाला प्रश्न हो सकता है। वैसे कभी कभी एक ही समीकरण देकर भी हूबहू वाला प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन देखा गया कि ज्यादातर हूबहू वाले प्रश्न 2 समीकरण देकर पूछे जाते हैं। दूसरा कंफर्मेशन तब हो जाएगा जब PEARL सारा अक्षर ऊपर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो PEARL सारा मिल गया। अब चौथा कंफर्मेशन जो कि हर प्रश्न के लिए होता है तभी मिलता है, आप कितना हो कुछ भी रीजनिंग में सोच लीजिए कि 2 का गुणा किया है, 4 बढ़ाया है, लेकिन अगर सब सोचने के बाद जो आपका उत्तर आ रहा है अगर वो विकल्प में नहीं है तो आपको कुछ और सोचना ही पड़ता है। तो अंतिम रिजल्ट वैसे ही चेक करेंगे, अगर इसका जो हम लोग आंसर लाएंगे हूबहू के हिसाब से वो विकल्प में रहता है तब तो ठीक है, नहीं तो राहें और भी हैं। तो P शुरू में है, शुरू में क्या है 5, E लास्ट में है, लास्ट में क्या है 3, A दूसरे नंबर पर 2, R कहां है 1 2 तीसरे नंबर पर 1 2 तीसरे नंबर पर 6, L है यहां पे लास्ट से दूसरा 9, यानी 53 26 9 हमारा आंसर है। 53 26 9 का मतलब बी हमारा वही विकल्प है जो हमें 2 नंबर दिलाएगा। अब आपकी परीक्षा में क्या दिक्कत आई है? पहले होता था 25 25 25, बहुत सीधा साधा सा था, 25 25 25, यानी कि 100 प्रश्न बराबर 90 मिनट, 100 प्रश्न बराबर 90 मिनट। अब हो गया है 20 20 20 और 20, अब यानी कि हो गया है 80 प्रश्न बराबर कितना हो गया 60 मिनट। और क्या सब्जेक्ट है आप जानते ही हैं, हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ। तो बड़ा सीधा साधा सा था। तो अब देखिए क्या हुआ, फायदा हुआ कि आपको घाटा हुआ। देखिए 100 प्रश्न थे और 90 मिनट में करने थे, तो 1 मिनट में 1 प्रश्न अगर आप करते हैं तो कितने प्रश्न बच जाते थे? 90 मिनट में 90 प्रश्न, 10 प्रश्न आपको एडजस्ट करना पड़ता था। यानी उसी 1 मिनट में 1 प्रश्न करेंगे अगर तो 10 प्रश्न आपको एडजस्ट करना पड़ता था। 10 प्रश्न एडजस्ट करना पड़ता था, कितने? तो 90 मिनट में 10 प्रश्न एडजस्ट करना पड़ता था। अब 80 प्रश्न है और 60 मिनट है, यानी 1 मिनट में 1 प्रश्न हल करेंगे तो कितना प्रश्न बच जाएगा? 20 प्रश्न आपका बच जाएगा। समझने के लिए मैं बता रहा हूं, यानी कि आपको 60 ही मिनट में अब 20 प्रश्नों को एडजस्ट करना है। अब पहले क्या था कि 10 ही प्रश्न एडजस्ट करना होता था, लेकिन 90 मिनट के अंदर आराम से आप एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन अब आपको 20 प्रश्न एडजस्ट करना है केवल 60 ही मिनट में, यानी कि पहले की अपेक्षा कंपटीशन और टफ हो गया, आपको स्पीड और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन बात यह भी है कि प्रश्न अपेक्षाकृत कुछ आसान हिंदी में पूछे जाते हैं। अब कुछ आ नहीं रहा है क्यों? यानी कि ये सारा खत्म हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप रीजनिंग को विस्तार से सीखना चाहते हैं, पेन फ्री रीजनिंग को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।